प्रिय छात्रों, ये मैथ का प्रथम सेट चल रहा है इंटरमीडिएट वालों के लिए। और आज हम जो बोर्ड में 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें सभी खंड हल करने होते हैं और प्रत्येक खंड जो है यहाँ 2 नंबर का होगा। तो इसका पहला खंड क है, बिंदुओं 2,5 -5,1 तथा 1,4, -5 को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो उसे या उस रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो देखिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाली कोई रेखा है। जैसे मान लीजिए कि ये एक रेखा है, यहाँ कोई बिंदु A है और यहाँ कोई बिंदु B है। इस A बिंदु के निर्देशांक दिए हैं 2, -5,1 और बिंदु B के निर्देशांक दिए हैं 1, 4, -5। यहाँ कोई ऐसा अंतर विभाजन बिंदु है जो x, y, z की फॉर्म में होगा, जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो देखिए, इसके लिए जो अंतर विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक होंगे उसका फॉर्मूला ये होगा कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ होगा m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूला है अंतर विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का। हमें ये जो m1 दिया है वो 2 है और जो m2 दिया है वो 3 है। ये हैं हमारे x1, y1 और z1। ये हैं x2, y2 और z2। तो हम यहाँ बिंदु P के निर्देशांक निकाल लेते हैं। हमें इधर ध्यान देना है, इस x का मल्टीप्लाई इधर करना है इस 3 में, यानी 2 × 3 प्लस इधर वाली x का मल्टीप्लाई इधर करना है 2 × 1 बटे m1 प्लस m2, अब y का करेंगे, इस y का मल्टीप्लाई इधर करेंगे -5 × 3 प्लस इस y का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 4 × 2 और अपॉन m1 प्लस m2। इस z का मल्टीप्लाई इधर 3 में करेंगे तो 1 × 3 प्लस इस -5 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे -5 × 2 अपॉन 3। आगे देखते हैं, ये होगा 2 तिया 6 प्लस 2 एकम 2 बटे 5, 5 तिया 15 प्लस यहाँ 4 दूनी 8 बटे 2 प्लस 3, 3 एकम 3 माइनस 5 दूनी 10, सॉरी यहाँ 2 प्लस 3 होगा बटे 5। आगे 8 बटे 5,
-7/5 और इधर होगा ये 3 और माइनस के ये होगा -7/5। तो इस बिंदु P के जो निर्देशांक हैं वो हो जाएंगे 8/5, -7/5, -7/5। यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर ये तीसरे का ख है। यदि ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप और बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो आसन्न भुजाओं को ए वेक्टर और बी वेक्टर से प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए, यदि कोई त्रिभुज दिया गया हो और उस त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं दी गई हों, जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है और इसकी एक भुजा ये ए वेक्टर दी गई है और दूसरी भुजा ये बी वेक्टर दी गई है, दोनों आसन्न भुजाएं दी गई हैं। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा सदिश विधि से जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम आई जे और के कैप। पहले हम यहाँ आई इस ए वेक्टर में आई जे और के गुणांक लिखेंगे। यहाँ है 3, जे का गुणांक है -1 और के का गुणांक है 5। इधर हम यहाँ आई का गुणांक 1 उतारेंगे, यहाँ जे का गुणांक 2 और के का गुणांक -1। अब हम इसे सारणिक विधि से हल करेंगे। सबसे पहले आई कैप लेंगे, तो इन दोनों ये जो लाइन है इसे यानी इस रो को और इस कॉलम को हम छोड़ देंगे। इधर गुणा करेंगे -1 और -1 1, माइनस और 2 का गुणा करेंगे 5 में तो 10। उसके बाद माइनस के जे कैप उतारेंगे और इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे। तो 3 का गुणा होगा यहाँ -1 में -3, माइनस इस 1 का गुणा होगा इस 5 में, ये हो जाएगा 5 प्लस। अब यहाँ से के कैप लेंगे और के कैप के सामने की रो और इधर कॉलम दोनों को छोड़ देंगे। 3 का गुणा 2 से करेंगे 6, माइनस 1 का गुणा करेंगे -1 से तो -1। आगे मिलेगा हमें ये 1 में से 10 घटाएंगे माइनस के 9 आई कैप और ये -8 और माइनस ये हो जाएगा प्लस के जे कैप और ये यहाँ 7 होगा तो प्लस के 7 के कैप। अब क्या कर देंगे, हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे क्षेत्रफल वाले को। ये हो जाएगा 1/2 मॉड ए क्रॉस बी का मान यहाँ लगाएंगे माइनस के 9 आई कैप, 8 जे कैप और 7 के कैप। आगे हमको मिलेगा ये 1/2 और इसका हम मापांक निकालेंगे तो ये होगा -9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। 1/2 रूट में 81 और ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 49। तीनों को ऐड करेंगे, 9 और 4 13 और 1 14।
हासिल 1 जोड़ दिया, इसमें 5 और 6 11 और 8 19 वर्ग मात्रक। ये होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ग है। यदि a बराबर, ये यहाँ आव्यूह दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर 3 का मान cos 3 थीटा, sin 3 थीटा, माइनस sin 3 थीटा और cos 3 थीटा होगा। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम निकालते हैं a क्रॉस a, यानी a का मल्टीप्लाई करते हैं a से। ये है cos थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा और ये cos थीटा, मल्टीप्लाई cos थीटा, sin थीटा, माइनस के sin थीटा और ये cos थीटा, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का, तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर। जब इस रो का गुणा इस कॉलम में करेंगे तो पहले cos का मल्टीप्लाई किया जाएगा, cos का मल्टीप्लाई cos से, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। फिर इस साइन का मल्टीप्लाई इस माइनस साइन थीटा से किया जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब इस दूसरी रो में करते हैं, दूसरे कॉलम में करते हैं इस रो का, cos थीटा का मल्टीप्लाई साइन से करेंगे, cos थीटा इंटू साइन थीटा, इस साइन का मल्टीप्लाई इससे cos से करेंगे तो प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा। इधर अब इस दूसरी रो का गुणा अब पहले वाले कॉलम में करते हैं, माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई cos से करने पर माइनस के साइन थीटा इंटू cos थीटा और इस cos का मल्टीप्लाई इस साइन से करने पर माइनस के cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसी रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई साइन से करने पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos का मल्टीप्लाई cos से करने पर ये होगा प्लस के cos स्क्वायर थीटा। और आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हमें मिलेगा a स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो है ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। यहाँ देखेंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा और ये भी cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। ये साइन थीटा इंटू cos थीटा है और ये भी cos थीटा इंटू साइन थीटा है। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस के 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। आगे लिखेंगे इसको, a स्क्वायर बराबर cos 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा और ये भी 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन 2 थीटा और ये cos 2 थीटा ज्यों का त्यों। लेकिन हमको क्या है, हमें निकालना है a की पावर 3। इसके लिए क्या करेंगे, इसमें एक और a का मल्टीप्लाई कर देते हैं a स्क्वायर की जो वैल्यू आई है। तो यहाँ था cos थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा और cos थीटा, a की वैल्यू यहाँ लगा दी है और दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ये मिलेगा हमको cos टू थीटा का मल्टीप्लाई cos में करेंगे पहले इस कॉलम में इस रो का, तो ये हो जाएगा cos टू थीटा इंटू cos थीटा। इसका मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के साइन टू थीटा इंटू साइन थीटा। अब दूसरे कॉलम में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो cos का मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा के साथ, cos टू थीटा इंटू साइन थीटा, और इस साइन टू थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे इस cos से, प्लस साइन टू थीटा इंटू cos थीटा। अब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करते हैं तो माइनस साइन टू थीटा से cos टू थीटा में, माइनस के साइन टू थीटा इंटू cos थीटा, cos टू थीटा से माइनस साइन थीटा में, तो ये होगा माइनस के cos टू थीटा इंटू साइन थीटा। आगे देखते हैं तो अब इस रो का मल्टीप्लाई करते हैं इस कॉलम में, तो ये होगा साइन टू थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा माइनस साइन टू थीटा इंटू साइन थीटा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो प्लस cos टू थीटा इंटू cos थीटा। आगे देखते हैं ए क्यू बराबर, देखो ये एक फॉर्मूला है cos ए इंटू cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और ये बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है, सॉरी ये होता है cos ए प्लस बी। cos ए इंटू cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू होता है cos ए प्लस बी। cos ए प्लस बी, तो इसको लिखेंगे हम cos ए की जगह यहाँ टू थीटा है प्लस बी की जगह थीटा था, cos ए प्लस बी हो गया। ये देखिए ये फॉर्मूला है साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, यानी ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। यहाँ दोनों से जब माइनस कॉमन ले लिया जाएगा तो ये भी फॉर्मूला बनेगा साइन ए cos बी और प्लस cos ए साइन बी, माइनस कॉमन लेने पर ये भी बन जाएगा साइन ए प्लस बी। ये cos ए इंटू cos बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी है, यानी ये फॉर्मूला है cos ए प्लस बी का। आगे हमें मिलेगा ए की घात 3 बराबर, ये हो गया cos 3 थीटा और ये हो गया साइन 3 थीटा, ये हो गया माइनस के साइन 3 थीटा और ये हो गया cos 3 थीटा, हैंस प्रूव्ड। यही हमको सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का घ है। पूर्णांकों 1 से 11 तक में से दो पूर्णांक यादृच्छया चुने जाते हैं। यदि उनका योग सम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम हैं। यानी इसमें क्या है कि एक घटना पहले ही घट चुकी है कि दोनों का योग सम है, उसके बाद फिर पूछा गया है कि दोनों पूर्णांक विषम हैं, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और हमारे पास नंबर हैं 1 से लेके 11 तक। तो सबसे पहले हम इसके लिए जो टोटल जो आउटकम्स होंगे, टोटल जो संभावनाएं होंगी
सम योग प्राप्त करने की या टोटल दो संख्याएं उनमें से चुने जाने की जो संभावना होगी, जिसको हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, उसकी संख्या कितनी होगी। तो मान लीजिए हमें 11 में से दो पूर्णांक चुनने हैं, तो कितने प्रकार से चुना जा सकता है। 11C2 आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th क्लास में कि NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इसी फॉर्मूले से जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये मिलेगा 11 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल और यहाँ 11 माइनस 2 फैक्टोरियल। आगे सॉल्व करते हैं, ये होगा 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 और 11 माइनस 2 9 फैक्टोरियल। इनको यहाँ से कैंसिल करने पर 2 से ये 5 बार, यानी जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगी उसमें जो टोटल जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, 55 एलिमेंट होंगे। तो अब हम निकालते हैं, पहले घटना ई मान लेते हैं कि जो घटना ई है ये है योग सम है। तो सम योग आने के कितने तरीके हैं, तो देखिए हमारे पास दो तरह के पूर्णांक हैं, एक है 1 3 5 7 9 और 11, दूसरा है 2 4 6 8 और 10। तो क्या है कि हमें योग सम लाना है, तो सम योग आने के दो तरीके हैं कि या तो विषम को विषम से जोड़ा जाएगा और या सम को सम से जोड़ा जाएगा। तो मान लीजिए जब यहाँ दो विषम संख्याएं इनमें से लेके जोड़ी जाएंगी तो कितने प्रकार से समयोग बन सकता है, तो उसका प्रकार है, तो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, 6 में से कोई दो संख्या लेनी है। तो इसके प्रकार बनेंगे 6 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2, यानी ये हो जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल और ये 2 गुणा 4 फैक्टोरियल। इससे काट दो, 2 से यहाँ 3 बार और 3 5 ये बचा यहाँ 15। तो यहाँ 15 जो है संभावना, 15 प्रकार से जो है हम योग सम प्राप्त कर सकते हैं इनसे। और ये संख्या हैं 1 2 3 4 5। तो 5 में से जब हम दो सम संख्याएं लेंगे तो इनके प्रकार बनेंगे 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुणा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल बटे 2 गुणा 3 फैक्टोरियल और 2 से इसे काटेंगे 2 बार तो 5 दूनी 10। यानी योग जो है सम लाने के कितने तरीके हैं, इनके तरीके हैं 15 प्लस 10, यानी टोटल 25 तरीके हैं जिससे योग सम प्राप्त किया जा सकता है। हमसे ये पूछा गया है कि दोनों पूर्णांक विषम हैं, तो जो घटना जिसकी प्रायिकता पूछी जाती है उसे f मान लेते हैं। ये कह रहा है कि दोनों पूर्णांक विषम हैं। तो ऐसे कितने तरीके हैं जिनमें दोनों पूर्णांकों को विषम लिया गया है, तो वही है, हमारे पास टोटल 6 पूर्णांक थे विषम, उनमें से दोनों क्या लिए गए, विषम लिए गए। तो इनके प्रकार बनेंगे यहाँ 6C2, तो ये हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं 15। अब हमें जो निकालना है, तो हमें निकालनी है सह प्रतिबंध प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ जो घटना पहले घटी है उसे नीचे और जिसकी प्रायिकता पूछी गई है उसे ऊपर। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो
एफ इंटरसेक्शन ई का मतलब ये होता है कि ऐसे एलिमेंट लेने हैं हमें जो एफ में भी हों और ई में भी हों। तो ई में क्या थे, 15 और 10 थे, जिनमें 15 विषम वाले थे और 10 सम वाले थे। और एफ में क्या है, 15 हैं और वो भी क्या हैं, केवल विषम वाले। तो ये जो विषम वाले हैं ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ इंटरसेक्शन में कितनी वैल्यू आएगी, 15। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी जब निकाली जाएगी तो ये हो जाएगा 15/55 और ई की जो प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी ये हो जाएगी 25/55 और 55 से 55 हो जाएगा यहाँ कैंसिल। तो यहाँ बचेगा 15/25। 5 से इसे काटेंगे 3 बार और इसे काटेंगे 5 बार। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है वो कितना होगा, 3/5। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इस प्रश्न में 4 खंड हैं और चारों को हल करना है और प्रत्येक खंड जो है 2 अंक का होगा। तो इसका पहला खंड देखते हैं क। यदि फलन r से r में दिया गया है जहां फंक्शन ऑफ x बराबर sin x है और एक फलन g है जो वो रियल नंबर से रियल नंबर यानी r से r में है और वहां gx बराबर x स्क्वायर है, तो fx तथा gx का परिसर या इसको कह सकते हो आप रेंज ज्ञात कीजिए। तो देखिए रियल नंबर से रियल नंबर में ही कोई फंक्शन है, जैसे ये भी सभी रियल नंबर हैं और ये भी एक रियल नंबर है, ये भी r है समुच्चय और ये भी समुच्चय r है और f कोई यहाँ एक फलन है। तो रियल नंबर का मतलब होता है कि माइनस के, 0, प्लस, दशमलव, सभी प्रकार के जो भी रूट नंबर हैं वो सभी नंबर होते हैं और यहाँ भी सभी प्रकार के नंबर जो है आपको देखने को मिलेंगे, सिर्फ काल्पनिक नंबरों को छोड़कर। तो यहाँ जो फंक्शन दिया गया है ये दिया गया है आपको fx बराबर sin x। तो वास्तव में जो रेंज है वो क्या है, यहाँ x के जो भी मान हम इधर से रखेंगे उसका जो भी मान इधर हमें मिलता है वो सब रेंज कहलाते हैं। तो हम x का मान कुछ भी रखें या कोई भी रियल नंबर रख कर देख लें तो हम जानते हैं कि साइन का जो अधिकतम मान है वो हमेशा +1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है। बाकी जितने भी मान आएंगे वो सभी इन्हीं मानों के बीच में आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेंज होगी इस फंक्शन की वो न्यूनतम वैल्यू होगी -1 और अधिकतम वैल्यू होगी 1। -1 हो सकती है इसलिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगा है और 1 भी हो सकती है इसलिए इधर क्लोज इंटरवल लगाया गया है। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं इस दूसरे फंक्शन की। यही दोनों सेट हैं। यहाँ जो फंक्शन है वो हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर। तो x की जो भी वैल्यू हम यहाँ लगा सकते हैं वो सब डोमेन होते हैं और जो भी हमें आउटकम्स मिलते हैं वो सभी रेंज होती हैं। तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर यानी एक ये पूर्णवर्ग संख्या है। आप यहाँ नेगेटिव वैल्यू रखोगे तब भी आपको +1 मिलेगा, -2 रखोगे तब भी आपको 4 मिलेगा, +1 रखोगे तब भी आपको यहाँ +1 रखोगे तो 1 मिलेगा और +2 रखोगे तब भी आपको यहाँ 4 ही मिलेगा। 0 पर आपको यहाँ 0 मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इधर जितनी भी रेंज में जो भी वैल्यू आ रही हैं वो सभी धनात्मक आएंगी और न्यूनतम वैल्यू वहाँ 0 आ सकती है। यानी नेगेटिव नंबर कभी भी इधर पूर्णवर्ग संख्या पर नहीं आ सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो रेंज होगी वो न्यूनतम तो 0 होगी और अधिकतम तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। आप 10 रखोगे तो 100 आएगा, आप 100 रखोगे तो यहाँ 10,000 आएगा और आप कितनी भी बड़ी संख्या रखते चले जाओगे तो यानी इनफाइनाइट तक यहाँ आ सकता है। तो जबकि इनफाइनाइट के साथ हमेशा
ओपन इंटरवल लगाया जाता है। तो पहले जो एफ एक्स बराबर साइन एक्स था, इसकी रेंज ये होगी, और जी एक्स बराबर जो एक्स स्क्वायर था, इसकी रेंज होगी 0 से लेके इनफाइनाइट तक। क्वेश्चन नंबर ये 4 का ख है। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ ए होगा 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/3 है, तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 2/3 हो, तो सिद्ध कीजिए कि घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र हैं। तो देखिए, यदि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं, तो हमको ये प्रूफ करना होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है बराबर होना चाहिए किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो हमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर दिया गया है 2/3। तो हमको यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया गया है, तो इसके लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू लगाते हैं 2/3, यहाँ लगाते हैं 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको इधर लेके आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 माइनस 2/3। तीनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ 6, ये हो जाएगा 2 तिया 6, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। यहाँ 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1/6। अब हम इस फॉर्मूले को चेक कर लेते हैं, तो ये मिलेगा हमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसकी वैल्यू अभी हमने 1/6 निकाली है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 दिया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 दिया है। दोनों को चेक करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर दोनों बराबर आ रहे हैं, अतः ये ए और बी क्या होंगी, दोनों स्वतंत्र घटनाएं होंगी। यही हमको सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ग है। यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और बी वेक्टर बराबर -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और सी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस j कैप इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस गामा बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंब है, तो गामा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले ए वेक्टर प्लस गामा बी वेक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू होगी, ए वेक्टर का मान रख देंगे, ए वेक्टर का मान है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस गामा बी वेक्टर का मान रखेंगे -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 2i कैप और इधर i में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस गामा i कैप। ये है यहाँ 2j कैप
और गामा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 गामा जे कैप, यहाँ है ये 3 के कैप, और इधर है गामा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा के कैप। क्या करना है, ये हो गया 2 माइनस गामा आई कैप, ये हो गया 2 प्लस 2 गामा जे कैप, ये हो गया 3 प्लस गामा के कैप। ये वैल्यू आ गई हमारी ए वेक्टर प्लस गामा वी वेक्टर की। सी वेक्टर की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि दी गई है 3 आई कैप प्लस जे कैप। हमें दिया गया है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पर लंब हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे पर लंब हैं या उनके बीच का कोण यदि 90 डिग्री है तो उन दोनों का जो अदिश गुणनफल है या डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा शून्य होता है। तो यहाँ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है, आई का मल्टीप्लाई आई के साथ करना है, तो ये हो जाएगा 3 2 माइनस गामा, ये गामा है, प्लस और जे का मल्टीप्लाई करेंगे जे के साथ, तो 1 इंटू यहाँ 1 है और ये है 2 प्लस 2 गामा, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, अंदर गुणा करने पर 3 दूनी 6 माइनस 3 गामा, और ये 2 प्लस 2 गामा बराबर 0, और ये 6 और 2 8 माइनस 3 और प्लस 2 माइनस गामा बराबर 0, और यहाँ से आया ये गामा बराबर 8। यही इस सवाल का आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का घ है। अवकल समीकरण x माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स बराबर 0 को हल कीजिए। तो हम दिए गए अवकल समीकरण को हल करने के लिए पहले यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ से x माइनस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और यहाँ डी एक्स इक्वल टू डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, जो कि हमें दिख रहा है सभी की पावर 1 है। ये एक समघातीय फलन है, इसलिए हमें क्या करना है, हमें मानना है y बराबर u इंटू एक्स, और जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें इधर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाने पर मिलेगा u प्लस एक्स इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू और y की वैल्यू इधर लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा u प्लस एक्स इंटू डी यू अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस यू एक्स, वाई की वैल्यू रख दी, एक्स माइनस यू एक्स, यू प्लस एक्स इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस यू अपॉन यहाँ से x कॉमन लेते हैं 1 माइनस यू, दोनों x से x कैंसिल, तो ये मिलेगा x इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस यू अपॉन 1 माइनस यू, और इस u को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू एलसीएम 1 माइनस यू, 1 प्लस यू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो माइनस यू, और माइनस यू और यू
प्लस यू। आगे सॉल्व करते हैं। ये माइनस यू से प्लस यू कैंसिल। अब u वाले सभी टर्म इधर लाएंगे तो ये मिलेगा 1 माइनस यू अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डी यू। इधर मिलेगा हमको ये 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। दोनों पक्षों को क्या करते हैं, यहाँ समाकलन कर देते हैं। इस समाकलन करने के लिए हमें अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डी यू और माइनस यू अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डी यू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ये 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर जो है ये फॉर्मूला है tan इनवर्स यू का, माइनस यहाँ देखिए इस ये जो डिनोमिनेटर दिया है, हर दिया है, इस पूरे का जो डिफ्रेंसिएशन है वो 2u होगा। तो अगर मैं अंश में डिफ्रेंसिएशन बनाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ 1/2 लगाना पड़ेगा और यहाँ 2। जब इस हर का पूरा डिफ्रेंसिएशन दिया है अंश में तो केवल इसको लॉग लगा के यहाँ हर को लिख दिया जाएगा इक्वल टू, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया और ये हो गया 1 अपॉन एक्स का log x और कांस्टेंट c। आगे देखते हैं तो ये हो गया 1 tan इनवर्स u की वैल्यू लगा लेते हैं यहाँ से, जो हमने माना था y बराबर ux, तो यहाँ से u बराबर मिलेगा y अपॉन x। u की वैल्यू y अपॉन x यहाँ लगा देते हैं तो ये होगा y अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस y अपॉन x लगाने पर y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू लॉग x प्लस c। ये होगा आगे tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 1/2 लॉग, और ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर लॉग एक्स प्लस सी। आगे ये हो गया tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स लॉग m अपॉन n यहाँ लगाएंगे तो ये होगा 1/2 पहले लॉग m और इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा और लॉग यहाँ इस माइनस के 1/2 भी आएगा मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा लॉग n इक्वल टू लॉग x प्लस सी। जब लॉग m की पावर n लगाएंगे यहाँ तो ये जो पावर है ये आगे आएगी और ये आगे आके इस 2 से कैंसिल हो जाएगी। यहाँ माइनस के log x बचेगा जो कि ये वाला log x जो है इस वाले log x से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c। यही अवकल समीकरण का हल होगा।